अक्सर आप लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की विरासत के बारे में बात होती रहती है। पराक्रम दिवस के बारे में भी बात होती रहती है। आखिर ये पराक्रम दिवस है क्या, इस पर भी बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या रही है, इनकी भूमिका के बारे में भी देखेंगे, जानेंगे। और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या वैचारिक मतभेद थे, उन मतभेदों के बारे में हम लोग देख लेंगे, जानेंगे। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी चलता है, उसके बारे में बात करेंगे। रास बिहारी बोस के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अब बात आती है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 2025 सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर मनाया जा रहा है। एक विगत समारोह देख लीजिए। वर्ष 2021 में पहला पराक्रम दिवस कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया। 2022 में इंडिया गेट नई दिल्ली पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। वर्ष 2023 में अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों के नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह आदि परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया। 2024 इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के लाल किले में किया गया, जो INA का ट्रायल स्थल था। और यह दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस, वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है, और जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA का नेतृत्व किया और पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। यह नेताजी के प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" भी याद दिलाता है, और जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों को प्रेरित किया था। लाखों लोगों को क्या किया था? प्रेरित किया था। और अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो वर्ष 1897 में कटक, अब उड़ीसा तब बंगाल में जानकीनाथ और प्रभावती बोस के घर में जन्मे नेताजी का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जो अंग्रेजी शिक्षा और हिंदू रीति रिवाजों का महत्व देता था। उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन किया, और जहां वे ब्रिटिश विरोधी सक्रियता में शामिल हो गए। वैचारिक आधार की बात करें तो वह रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के साथ साथ बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के विषयों से भी प्रेरित थे। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय संस्कृतियों का एक अनूठा संश्लेषण विकसित किया, जो भारत की स्वतंत्रता और पुनरुत्थान पर केंद्रित था। प्रारंभिक राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो SC बोस ने 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने वर्ष 1921 में इस्तीफा भी दे दिया। वर्ष 1921 में नेताजी ने बंबई में महात्मा गांधी से मुलाकात की, लेकिन स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण, विशेषकर उनके धैर्य एवं अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता से वह असहमत थे। कांग्रेस से मतभेद। वर्ष 1938 में नेताजी हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने स्वराज की वकालत की तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संघ का विरोध किया। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो 1885 में 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। WC बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वर्ष 1939 में नेताजी त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी समर्थित डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए, और गांधी ने इसे व्यक्तिगत हार के रूप में देखा, जिसके कारण JL नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद सहित कार्यकारिणी समिति के 15 सदस्यों में से 12 ने इस्तीफा दे दिया। बॉस ने एक नई कार्य समिति बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे, और जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। बॉस ने, आप देखते हैं कि 29 अप्रैल 1939 को पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और स्वतंत्रता के बाद साम्राज्यवाद का विरोध एवं समाजवाद पर आधारित वैकल्पिक नेतृत्व की पेश करते हुए उग्र वामपंथी कांग्रेस सदस्यों को एकजुट करके फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रस्ताव रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद 16 अगस्त 1945 को जापानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, और बॉस ने जापानी विमान से दक्षिण पूर्व एशिया छोड़कर चीन की ओर प्रस्थान किया। हालांकि विमान कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और SC बॉस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन कुछ विवरणों के अनुसार वे अभी भी जीवित हैं। ऐसी बातें चलती रहती हैं। और विरासत तो बॉस की नेतृत्व, विचारधारा और पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। बात आती है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में SC की यानी कि सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी।
तो क्रांतिकारी भूमिका, बॉस को वर्ष 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले वे कलकत्ता में ब्लैक हॉल त्रासदी को समर्पित स्मारक को हटाने के लिए अभियान चला पाते, जहां 20 जून 1756 को प्लासी के युद्ध से एक वर्ष पूर्व ये आप देखिए 123 यूरोपीय मारे गए थे। 1941 में पहचान बदलकर भारत से भागना स्वतंत्रता के लिए उनके अथक प्रयास को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, यूरोप पहुंचने के बाद बॉस ने नाजी जर्मनी और जर्मनी सोवियत संघ, बाद में एशिया में इंपीरियल जापान से समर्थन मांगा। यह देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को हराने में रुचि रखते थे। बॉस को आजाद हिंद रेडियो शुरू करने की अनुमति दी गई। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों द्वारा पकड़े गए कुछ हजार भारतीय युद्धबंदी भी दिए गए। दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा, फरवरी 1943 में बॉस उनके सहयोगी आबिद हसन एक पनडुब्बी में जर्मनी से चले और अटलांटिक महासागर, केप ऑफ गुड होप तथा हिंद महासागर को पार करते हुए टोक्यो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 90 दिनों की दुर्गम यात्रा पूरी की। और आजाद हिंद फौज INA का गठन 1942 में हुआ था और इसमें जापान द्वारा कैदी बनाए गए कई भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। उन्हें जापानी सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। चलो दिल्ली अभियान के तहत बॉस के नेतृत्व में INA ने भारत बर्मा सीमा पार की और मार्च 1944 में इम्फाल और कोहिमा की ओर कूच किया। हालांकि जापान की हार के साथ यह इम्फाल में समाप्त हो गया। जो आप देखिए म्यांमार देख रहे हैं ना, इससे पहले आप लोग क्या बर्मा के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है इससे। प्रारंभ में कैप्टन मोहन सिंह को INA का कमांडर नियुक्त किया गया। आजाद हिंद सरकार, अक्टूबर 1943 में बॉस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अंतकालीन सरकार की स्थापना की। जनवरी 1944 में इसका मुख्यालय रंगून में स्थानांतरित और इसे 9 देशों अर्थात जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया और चीन गणराज्य बांग जेंगवेई के अधीन द्वारा मान्यता दी गई। INA महिला रेजिमेंट, बॉस ने झांसी की रानी रेजिमेंट का भी गठन किया जिसमें महिलाएं शामिल थीं और जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में पुरुषों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। आजाद हिंद फौज पर अभियोग, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर किए गए अभियोग के दौरान लोगों की राष्ट्रवादी भावनाएं अपने चरम पर थी और जिससे यह ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक टकराव में परिणत हुआ। INA अभियोग 1945 से 46 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आयोजित सैन्य अधिकरणों की एक श्रृंखला थी जिसमें आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। अब बात आती है गांधी जी और बॉस के बीच क्या वैचारिक मतभेद थे। देखिए ये आप देखिए, पहलू हो गए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अगर हम लोग देखिए विचारधारा की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि गांधी की बात करें तो गांधी के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन के रूप में अहिंसा और सत्याग्रह आवश्यक है। बॉस उग्रवादी प्रतिरोध के समर्थक थे तथा इनके अनुसार हिंसक प्रतिरोध से भी ही भारत स्वतंत्र हो सकता था। साधन और साध्य, तो गांधी ने वांछनीय उद्देश्यों के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग करने के विचार को अस्वीकार करते हुए नैतिक साधनों पर जोर दिया और बॉस ने आप देखिए कार्यवाही के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया और इसके अतिरिक्त भारत की स्वतंत्रता के लिए धुरी शक्तियों जर्मनी और जापान के साथ गठबंधन भी किया। सरकार की संरचना, तो गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम गणराज्य के साथ भी केंद्रीकरण की मांग की और साथ ही राज्य के न्यूनतम नियंत्रण का समर्थन किया। बॉस की बात करें तो आप देखिए समाजवादी योजना के साथ एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार का समर्थन किया। इसके अनुसार प्रारंभ में एक सत्तावादी प्रणाली आवश्यक थी। और आर्थिक दृष्टि की बात करें तो गांधी जी औद्योगिकरण और बेहद स्तर के मशीनीकरण का विरोध किया, एक आत्मनिर्भर ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की वकालत की। बॉस ने आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिए आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और वैज्ञानिक विकास का समर्थन किया। जाति और अस्पृश्यता, तो आप देखिए गांधी जी ने उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया लेकिन सामाजिक समरसता के लिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जाति आधारित कर्तव्यों की वकालत की। और बॉस ने जाति व्यवस्था का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और जाति विहीन समतावादी समाज और अंतर जातीय विवाह की वकालत की। सैनिक शासन, तो आप देखिए गांधी जी सैन्यवाद का विरोध किया और न्यूनतम रक्षात्मक बल में विश्वास किया तथा शांति एवं अहिंसा पर जोर दिया। बॉस ने सैन्य अनुशासन की प्रशंसा की, ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। शिक्षा की बात करें तो गांधी जी बुनियादी शिक्षा, नई तालीम का समर्थन किया जिसमें नैतिकता, आत्मनिर्भरता और स्थानीय शिल्प में व्यवसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। और बॉस की बात करें तो औद्योगिक और राष्ट्रीय विकास के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। ब्रिटिश शासन के प्रति ये आप देखिए ब्रिटिशों के साथ सहयोग को अस्वीकार कर दिया, विशेष रूप से द्विपक्षीय विश्व युद्ध के दौरान।
और आप देखिए फांसीवादी शक्तियों के साथ गठबंधन का विरोध। वहीं अगर बोस की बात करें तो ब्रिटिश पाखंड की आलोचना की और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन की मांग की। स्वतंत्रता के लिए विजन तो शासन के प्रति नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ अहिंसक सविनय अवज्ञा के माध्यम से स्वराज का समर्थन किया। और आप देखिए बोस ने क्रांतिकारी कार्रवाई के माध्यम से तत्काल स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण के लिए समाजवादी मॉडल की मांग की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें तो भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए 2018 में वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को की जाती है और इसमें आप देखिए संस्थान के लिए 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिए जाता है। रास बिहारी बोस की बात करें तो आप देखिए बंगाल में जन्मे रास बिहारी बोस युवावस्था से ही क्रांतिकारी आदर्शों से प्रेरित थे। 16 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो अलीपुर बम कांड 1908 के दौरान उन्हें प्रसिद्धि मिली और वर्ष 1912 में वायसराय चार्ल्स हार्डिंग की हत्या की साजिश में उन्होंने भाग लिया। 1913 में रास बिहारी बोस की मुलाकात जतिन मुखर्जी बाघा जतिन से हुई और जिनके मार्गदर्शन में बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए और अधिक दृढ़ हो गए। वह गदर आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। 1942 में जापान में रास बिहारी बोस की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई जिसमें वीर सावरकर ने सहयोग किया। और जापान पलायन तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से बचकर उन्होंने वर्ष 1915 में भारत छोड़ दिया, अंततः जापान में शरण ली। 1924 में उन्होंने जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए भारतीयों को संगठित करना तथा लामबंद करना था। आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस ने भारत की आज़ादी से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता को पहचानते हुए INA का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो इस तरह के जो भी व्यक्तित्व हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, चाहे आप लोग स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।